नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, पिछले 4 दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर जिस तरह का रायता फैला हुआ है, उस मामले को कैसे देखा जाए? क्या सच में स्टाफ की कमी थी, रोस्टर में कोई दिक्कत थी, डीजीसीए का कोई नया नियम था छुट्टियों को लेकर, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? या फिर इसका पुतिन की यात्रा से कोई कनेक्शन है या किसी विदेशी टूलकिट से इसका कनेक्शन है? बहुत सारी बातें हैं अंजू जी। सबसे पहले तो देखिए, डीजीसीए ने एक रूल्स निकाला था जिसमें पायलट्स को पहले 36 आवर्स का रेस्ट मिलता था। अब उन्होंने इसको बढ़ा के 48 आवर्स कर दिए थे, जिसके अनुसार पायलट्स अगर ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको एडिशनल पायलट्स इंडिगो को हायर करने थे। इनको सिर्फ 200 नए पायलट्स को हायर करने थे। 65% ऑफ इंडियन एविएशन मार्केट इनके हाथ में है और 200 पायलट्स और उसी के अनुपात में क्रू को हायर करना था। ये इन्होंने क्रू और पायलट्स को हायर नहीं किया। वॉलंटरली इन्होंने गवर्नमेंट के वार्म नॉर्म्स को फ्लोट किया, पैसेंजर सेफ्टी को इग्नोर किया, प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज किया। ये काम हमेशा इंडिगो करती जा रही है। और हद की बात तो तब हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर में पाया गया कि इंडिगो का पैक्ट था टर्किश एयरलाइंस के साथ। वही टर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वही टर्की जिसने भारत को हमेशा एक तरह से कटघरे में किया है। अभी भी 2-3 दिन पहले उन्होंने पीओजेके के ऊपर एक फंड रखा है, भारत की एक तरह से वापस उन्होंने आलोचना की है। उसी टर्किश एयरलाइंस के साथ अभी भी उनका कोड शेयर एग्रीमेंट है। देखिए, भारत सरकार ने इनको ऑर्डर दिया था मई 30 को कि आप ये कोड शेयर एग्रीमेंट खत्म करिए। अब इनको एक्सटेंशन दिया था 30 अगस्त को। और आज की डेट में भी एक तरह से आप देखिए, जो इंडिगो बोलता है कि द कोड शेयर रिमेन्स फुल्ली कॉम्प्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस एंड विल कंटिन्यू अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज। मतलब आपको 30 मई को बोल दिया आप कोड शेयर हटाइए, आपने नहीं किया। एक्सटेंशन मांगा, आपको दे दिया। और वो एक्सटेंशन कितने दिनों तक दिया ये पब्लिक नॉलेज में नहीं है, पर आज भी ऑफिशियली दैट कोड शेयर एग्रीमेंट इज स्टिल इन प्लेस। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन आते हैं 4 दिसंबर 2025 को और उसी दिन उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना चालू किया। 4 को किया, 5 को किया और आज भी किया। और कम से कम 1500 से 2000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इसके कारण पूरी जगह से अफरा तफरी मच चुकी है। आप वो देखिए कि टर्की की वो एयरलाइन, जो टर्की हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसके कहने पे क्या इन्होंने ये किया? क्या ये इंटरनेशनल टूल किट है जिसके अंदर देश के अंदर एक तरह से अफरा तफरी मचाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम किया है? क्योंकि पिछले दिनों से, कुछ दिनों से आप देखिए, हमेशा जो खबर आ रही है, भारत के ऊपर एक साइबर वेव अटैक भी किया गया। गवर्नमेंट ने 4 या 5 दिन पहले ही माना है कि जीपीएस स्पूफिंग की गई थी। उसके बाद रेड फोर्ट ब्लास्ट भी हुआ था दिल्ली के अंदर। सब एक तरह से देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन की यात्रा को डीरेल करने के लिए इन्होंने किया है। क्या ये एक पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टूल किट है? और क्या क्या चीज प्लान कर रहे हैं भारत के खिलाफ? ये एक तरह से कंटिन्यूसली अटैक है भारत के ऊपर, भारत के संप्रभुता के ऊपर, भारत की इमेज के ऊपर। जब व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसी समय ये यहाँ पर मास स्केल एयर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए कितने लोगों को फर्क पड़ा है, कितने लोगों ने एक तरह से मुश्किलें हुई है। एक तरह से पुतिन की विजिट का जो हमें एक तरह से बेनिफिट मिलना था, देश के अंदर एक फील गुड फैक्टर बनाना था, उसको इन्होंने धूमिल कर दिया है। एक तरह से दिस इज एन कॉन्स्पिरेसी टू डिफेंड द इमेज ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और एक तरह से टूल किट है जिसमें टर्की इन्वॉल्व है, और टर्की इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो चाइना और अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मुझे लग रहा है कि इंडिगो के जो लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट नॉर्म्स को फ्लाउट किया है, एंड दे हैव डन इट वांटेडली ऑन द ईव ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट, ये मुझे लग रहा है। उमेश जी, क्योंकि देखिए, अगर ये रोस्टर की दिक्कत होती, अगर मान लेते हैं स्टाफ की कमी होती, तो भी मौका देखो ना, टाइम देखो आप। ये वही टूल किट है जिसने 2020 में, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका की, उनकी जो यात्रा थी जनवरी के महीने में, उसी दौरान 2020 में इस देश में आप देखो दिल्ली में दंगे हुए थे।
किस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई थी उस टूल किट की तरफ से, ताकि उनकी यात्रा के दौरान अगर ये दंगा होगा तो फिर इंटरनेशनल मीडिया इसको सुर्खियों में लेगा। बिल्कुल वैसे ही जब पूरी दुनिया की नजरें पुतिन की यात्रा पर थी, हर कोई जानना चाहता था कि भारत के साथ पुतिन क्या समझौते करते हैं, क्या कुछ होता है, उसी दौरान इस तरह का रायता इंडिगो फैलाता है। और फिर टर्की की कंपनी के साथ क्या रिश्ता है भाई उनका, जब सबको पता है कि टर्की ने भारत के साथ क्या किया या क्या कर रहा है, तो उस कंपनी के साथ भारत की कंपनी टर्की के साथ क्या रिश्ता निभा रही है, ये कौन सी दोस्ती है? ये जो टर्किश एयरलाइंस है ना अंजू जी, इसका 49% जो ओनरशिप है, ये वहां की कंट्री का सॉवरेन वेल्थ फंड है, टर्किश वेल्थ फंड, वो ओन करती है। और इसके चेयरमैन खुद एर्दोगान है। इनके जितने भी ऑफिशियल्स है आर बीइंग अपॉइंटेड बाय एर्दोगान। टर्किश एयरलाइंस को यूज करता है एज अ पावर प्ले फॉर इट्स ग्लोबल रीच एंड इन्फ्लुएंस। आप ये देखिए, ये वही टर्की है जिसने भारत को हमेशा कटघरे में रखा है। और हमने जब इनको भूकंप आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सेंड रिलीफ मटेरियल्स। और आप ये भी देखिए ना, भारत के खिलाफ कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं। देखिए तेजस का जिस हिसाब से दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है, और अहमदाबाद के अंदर भी आपने देखा कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट है वो भी क्रैश हुआ है। एक तरह से कंटिन्यूअसली भारत की जो प्रोग्रेस है उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि 1966-65 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। फिर बाद में हमारे जो होमी जहांगीर बाबा है, उनको भी ये तो डिक्लासिफाइड सीआईए फाइल्स है कि सीआईए ने उनको मरवाया था। सिमिलरली सम सॉर्ट ऑफ सैबोटाज इज बीइंग डन राइट नाउ व्हेन मोदी जी इज एट द हेल्म। और आप ये भी सोचिए, तियानजिन में मोदी जी बैठे थे व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट्स। कहीं ना कहीं वहां पर भी लोगों ने एक तरह से बताया था कि उनकी जान पे खतरा था। पर मोदी जी को एक तरह से पुतिन ने अपनी कार में बैठाया है। और यहाँ पर भी पुतिन और मोदी जी साथ में कार में बैठे थे, एक तरह से मैसेज दे रहे हैं दोस्ती का। और ये वही दोस्ती है जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एजेंसीज और इंटरनेशनल जो टूल किट गैंग्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि भारत और रशिया की पार्टनरशिप ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। वो एक नया ध्रुवीकरण लेके आ सकते हैं जिसमें अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन से बढ़कर वो एक तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं अलोंग विद ग्लोबल साउथ। ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है अंजू जी। और फिर आप ये देखो ना, एर्दोगन की बेटी की एक कंपनी थी जो कि कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड ड्यूटीज निभा रही थी, एयरक्राफ्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उनके पास थी। जब उनको हटाने की बात हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कैसे वो दिल्ली हाई कोर्ट और कई राज्यों में हाई कोर्ट्स तक पहुंच गए थे, तब भी उनको कुछ रियायत मिली थी। तो ये तो देश की कंपनियों की खुद जिम्मेदारी है कि जो भारत के दुश्मन देश है, कम से कम उनके साथ किसी तरह का व्यापारिक रिश्ता ना रखे। और टर्की तो हर कोई जानता है किस तरह की भूमिका निभा रहा है। आप देखिए, टर्की ने फंड दिया था आईएसआई को, ताकि उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से मदरसों को फिर से खड़ा किया जाए, मस्जिदें बनाई जाए, ताकि वहां से फिर से घुसपैठ करवाई जा सके। टर्की ने तो बांग्लादेश को अभी ड्रोन्स दिए हैं, उनके बलात्कार ड्रोन्स दिए हैं। और ऊपर से जो बांग्लादेश के हमारे बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर लाल मोनीहट एयरबेस है, उसके अंदर भी उसकी रिपेयरिंग टर्की ने की है। भारत के खिलाफ उन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ अपना समर्थन दिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। आप ये देखिए कि टर्की जो है देश का दुश्मन है, उसके बावजूद इंडिगो ने रद्द नहीं किया है। भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है तो भी उन्होंने एक्सटेंशन क्लेम किया। एक्सटेंशन मिल चुका है और एक्सटेंशन अभी भी इन फोर्स है। इसको हटाना जरूरी है, इंडिगो के ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, वो एक तरह से जो बीजेपी के एलाई है, टीडीपी के मिनिस्टर है उनका। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो कोलेशन पॉलिटिक्स है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारे जो मोदी सरकार है वो कोई स्टफ डिसीजन नहीं ले पा रही है। अगर ये कोई बीजेपी का मिनिस्टर होते तो मोदी गवर्नमेंट अभी तक उनको बर्खास्त कर देती। ये मेरा मानना है कि आज जो ये डिले हो रहा है, ये इसके लिए हो रहा है कि हमने मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। और इसका जो खामियाजा है वो सारा देश भुगत रहा है। आप ये देखो कि
अभी तो ये कहा जा रहा था कि शनिवार को फ्लाइट्स जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी रेगुलरली, लेकिन आज भी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और रिफंड भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब तो सरकार ने जो इंडिगो है उसके अधिकारियों को तलब किया है, उनको बुलाया है, तो और ये भी कह दिया है कि वो रिफंड जो है रविवार रात 8 बजे तक लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। तो अगर इंडिगो के अधिकारियों को सरकार ने तलब किया है, इसका मतलब है उनके पास भी कोई ना कोई इनपुट होगा कि ये जानबूझकर पुतिन की यात्रा के दौरान क्रिएट किया गया। डेफिनेटली क्रिएट किया गया। देखिए, आप देखिए रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, वो पुतिन की यात्रा के लिए किया गया था। फिर बाद में देखिए तेजस एयरक्राफ्ट जो है दुबई एयर शो में, उसको भी पॉसिबली एक सैबोटाज था, ये मेरा मानना है। फिर जीपीएस स्पूफिंग का मामला एक तरह से सरकार ने 4 या 5 दिन पहले ही एडमिट किया था। अब देखिए यहाँ पर मास कैंसिलेशन हुआ है, और आगे भी एक तरह से इंफॉर्मेशन आ रहा है कि भारत के वित्तीय संस्थाओं के ऊपर एक पॉसिबल रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। ये भी आप देखने की बात है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये जो अटैक्स है, साइबर अटैक्स, ये करवा रहा है पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान में, और चाइना के बैठे जो हैकर्स है वो कंटिन्यू भारत के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में हमारे देश के अंदर एक तरह से अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि अभी हम टेररिस्ट नहीं भेज सकते, तो वो साइबर टेररिज्म कर रहे हैं हमारी एयरलाइंस के ऊपर एक तरह से अटैक करके जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा। सेकंड, आप ये देखेंगे वो हमारे जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, भले हमारे पावर भी हो सकते हैं, हमारे बैंकिंग भी हो सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में होगा, और आगे ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये अभी रुक जाएगा, ये बिल्कुल ही रुकने वाला नहीं है। भारत के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स होते रहेंगे, ये मेरे को समझ में आ रहा है। आपको ठीक समझ में आ रहा है कि ऐसे अटैक होते रह सकते हैं, लेकिन अब भारत की सरकार भी तो सतर्क हो गई है ना। अगर उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर ये माना कि किस तरीके से स्नूफिंग की गई, तो उनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और इसी के लिए शायद वो उन्होंने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है। क्योंकि इस समस्या का हल क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर इंडिगो ने ये जानबूझकर किया है, फिर उनका क्या होगा? क्या देश की जनता को इंडिगो का बायकॉट करना चाहिए अब? देखिए 65% जो है मार्केट शेयर उनके पास है। अब ये हम्म। 65% मार्केट शेयर किसके थ्रू आया है? क्या उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस मिला है कि एयरपोर्ट में उनको लैंडिंग सुविधाएं मिल रही है? क्या उनके एयरक्राफ्ट को रखने के लिए उनको स्पेशल परमिशन मिली है? ये सब रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इनको हटाएंगे नहीं, तब तक नया एयरलाइंस नहीं आ पाएगा। भारत में एक तरह से मोनोपोलाइजेशन हो चुका है, और इस मोनोपोली के कारण इंडिगो जो है वो एक तरह से भारत सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। इंडिगो के जो फाउंडर्स है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, इन लोगों हम्म। के ऊपर भी सवाल उठाने की जरूरत है। सिर्फ सीईओ जो है, जो अपॉइंटेड है, उनको एक तरह से नहीं करके इनके प्रमोटर्स को भी एक तरह से हमें कटघरे में लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, सीईओ भी एक नौकर ही होता है, अल्टीमेट मालिक तो फाउंडर्स होते हैं। और राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल भी एक तरह से एंसरेबल है। सिर्फ हम इंडिगो आज जो हमारे पैसेंजर्स हैं, इंडिगो के क्रू के साथ जो वो एक तरह से अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो तो एक तरह से खुद ही पीड़ित है। एम्प्लॉइज ऑफ इंडिगो देमसेल्व्स आर गोइंग मेंटल स्ट्रेन। उनको आगे कर दिया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट एडिशनल क्रू और एडिशनल पायलट्स को हायर नहीं करना चाहता, ताकि वो अपना कॉस्ट कम रख सके। देश के अंदर वो कॉस्ट को एक तरह से माध्यम यूज कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर। फिर बाद में वो किसी भी कंपटीशन को आने नहीं दे रहा है, और सेफ्टी नॉर्म्स को फ्लॉट कर रहा है। जिस हिसाब से वो सेफ्टी नॉर्म्स फ्लॉट कर रहा है, इंडिगो के कैरियर्स जो है वो फ्लाइंग कॉफिन्स हो चुके हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस समय अगर बाई चांस अगर कुछ हो जाए इंडिगो के एयरलाइंस में, हमने पिछले बहुत दिनों से सुना भी है कि एयरलाइंस के अंदर कोई फॉल्ट आया है, मतलब राम भरोसे पे चल रही है हमारी एयरलाइंस, कभी ना कभी कुछ फॉल्ट आ जाता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आता है। इतने सारे फॉल्ट हमें पहले नहीं नजर आते थे, ये सडनली क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एयरलाइन जो है, दे आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट्स ओवर पैसेंजर सेफ्टी। वो मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर एयरलाइंस के अंदर जो मैंडेटरी चेक्स होते हैं वो फ्लाउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब एक तरह से इनको कटघरे ठीक। में लेने की जरूरत है, और इनके ऊपर एक तरह से कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है।
और कहा तो ये जा रहा है ना कि जो इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है, ये जो एयरलाइंस होती हैं सर, इंडिगो में दिक्कत आई तो जो लोग दूसरी एयरलाइन से ट्रेवल करना चाहते हैं उनको देखिए ना किस तरह से अचानक से जो 5 से 6 हजार का टिकट है वो 80 हजार तक पहुंच गया। तो क्या ऐसा कोई नॉर्म नहीं हो सकता जिसके जरिए टिकट कितने दाम पर बिकेंगे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या सरकार का कोई बस नहीं चलता एयरलाइंस के फेयर के ऊपर? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सरकार कोalition सरकार है। कहीं न कहीं मोदी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं आर्म ट्विस्ट किया गया ताकि इसके ऊपर वो कोई कड़ा फैसला ना ले सके। अब ये बात करनी पड़ेगी टीडीपी के जो मिनिस्टर है, जो टीडीपी के कोटे से जो मिनिस्टर आए हैं, राम मोहन नायडू, वो जिम्मेदार है। उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? उनको मिनिस्टर क्यों बनाया गया? क्या उनको मालूम नहीं है? जो अकाउंटेबिलिटी है, इट इज गोइंग ऑन राम मोहन नायडू एंड टीडीपी पार्टी। हाँ, प्रधानमंत्री जरूर भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री नहीं है, पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीपी के मिनिस्टर की। सेकेंड होती है इंडिगो के फाउंडर्स की, राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। और फिर बाद में जब बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करता है कि कैसे पब्लिक सेफ्टी को इग्नोर किया जा रहा है, पायलटों का शोषण किया जा रहा है, क्रू मेंबर्स का शोषण किया जा रहा है इन द एविएशन इंडस्ट्री। वहां पर एक तरह से मल्टीपल पीपल आर रिक्वायर्ड। इंडिगो की जो बादशाहत है उसको खत्म करने की जरूरत है। ये क्यों मिल रही है उनको मार्केट शेयर? उनको मेडिसिनल लैंडिंग बेस जो भी है उनका सबका स्क्रैप करिए, नई एयरलाइन को खड़ा करिए, वो जरूरी है। आपको एक तरह से इनके ऊपर प्रोटेक्शनिज्म दिया हुआ है, इनको एक तरह से स्टेट पेट्रोनेट मिला हुआ है, तब जाके ये इतना कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर भी कार्रवाई होनी चाहिए और नए नए एयरलाइंस को यहाँ पे आने की एक तरह से सुविधा देनी चाहिए। आप देश के अंदर आप देसी एयरलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना चाहिए, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ। पर अगर वो देसी एयरलाइंस पैसेंजर सेफ्टी को इग्नोर करते हैं और प्रॉफिट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो उनको भी हटाना जरूरी है। अब सबसे पहले होता है पैसेंजर सेफ्टी, सेकेंड होता है शेड्यूल मेंटेनेंस, थर्ड होता है प्राइसेस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एविएशन इंडस्ट्री में। और मेरा मानना ये है कि जो इंडिगो है उसने सिर्फ प्राइस को देखा है, पैसेंजर सेफ्टी और शेड्यूल मेंटेनेंस को उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और अब तो सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया है, एक तो रिफंड जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब जो फेयर होते हैं अलग अलग एयरलाइंस के टिकट जो होते हैं उनके दामों को भी कंट्रोल किया जाएगा, किराए को भी कंट्रोल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो रिफंड की प्रक्रिया है क्या ये रविवार रात 8 बजे तक पूरी होती है या नहीं। और दूसरा जो एक्शन लेने की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि इंडिगो के सीईओ को हो सकता है कि उनके पद से हटा दिया जाए, ये सारे एक्शन होते हैं या नहीं? और जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा कैसे करेगा इंडिगो? क्योंकि जिन जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ झेला है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में वो इंडिगो में सफर करना भी चाहेंगे। हो सकता है कि इस देश की जनता ही इंडिगो का बायकॉट कर दे, तब जाकर इनको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से लोगों को परेशान किया है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार किस तरह का और स्टर्न एक्शन इनके खिलाफ लेती है उस पर भी हमारी नजर आएगी। लेकिन आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।